मेरा नाम है उमर शहजाद कि ई कॉमर्स क्या है। उसके अंदर शॉपिफाई भी होगा, उसके अंदर अमेज़ॉन भी होगा, उसके अंदर ईबे भी होगा। उसमें अगर बंदे के पुत्रों की तरह काम किया जाए तो ई कॉमर्स में हर फील्ड में कामयाबी है। ये जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है। मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि जो है ना कुछ कर लो। आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एक है। अब आते हैं जी कि हमने ये कैसे डिसाइड करना है कि हमने कौन से जो है ना प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, कि किसके ऊपर किस तरह की इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले आता है जी ई कॉमर्स की फील्ड में जो सब लोग, आप में से तकरीबन सब लोग ही जानते होंगे, अमेज़ॉन। मुझे ये भी पता है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के भी हैं जो लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, यानी कि जिनको अमेज़ॉन का सीखा होगा, जिन्होंने कुछ ना कुछ इनकी नॉलेज ली होगी। और कुछ ना कुछ जो है वो स्टूडेंट्स या कुछ ना कुछ बच्चे इस तरह के भी होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता होगा। यानी होता है कि इस तरह कि जिनको गूगल अकाउंट बनाना भी नहीं आता होगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अमेज़ॉन या शॉपिफाई या ईबे या टिकटॉक शॉप, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये समझ लें ये आपकी दुकान है। आप अपनी दुकान पे, यहाँ पर आप पाकिस्तान में कोई एक सिंपल दुकान जो है ना वो खोल लेते हैं और अपनी दुकान के ऊपर सेलिंग करते हैं। इसी तरह जो है अमेज़ॉन है, ईबे है, शॉपिफाई है, टिकटॉक है, ये आपकी एक शॉप होती है। अब इनके ऊपर डिफरेंट क्राइटेरिया से काम किए जाते हैं। अब वो क्राइटेरियाज क्या हैं? अब इन सारे प्लेटफॉर्म्स में ना ख़ास तौर पे जो है वो वॉलमार्ट, सेलर सेंट्रल, ईबे और अमेज़ॉन, इनमें जो है ना 3 किस्म की चीज़ें जो हैं, बेसिकली तो 3 ही होती हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानी 4 चीज़ें, हम हर चीज़ में एक हाथ आगे होते हैं। तो 4 किस्म की चीज़ें जो है ना वो होती हैं। नंबर 1, अमेज़ॉन अलाउ करता है एफबीएम। ठीक है, आप लोग अपने नोट्स बना लें कि आप लोगों की क्यूरीज होंगी, वो इंशाल्लाह हम आज या कल वो जूम सेशन एक रख लेंगे और उस पे जो भी आप लोगों की क्यूरीज होंगी वो हम उसको क्लियर कर देंगे। एक होता है जी इसके अंदर एफबीएम। ठीक है, एफबीएम के मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, उसके बाद एक होता है एफबीए। एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। जिस तरह अमेज़ॉन जिस लेवल पर काम कर रहा है, तो उस लेवल पे जो है ना वो अभी फ़िलहाल ईबे सेलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है बनिस्बत के ख़ुद को वो ज़्यादा प्रेफर करे। अमेज़ॉन हमेशा ख़ुद को ज़्यादा प्रेफर करता है कि उससे, यानी कि अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके थ्रू की जाए। जो स्टूडेंट्स तो जिन्होंने थोड़ा बहुत नॉलेज लिया हुआ है उनको तो शायद मेरी बातों की समझ आ रही हो, लेकिन वो स्टूडेंट्स के जिनको बिल्कुल भी ना अमेज़ॉन का आइडिया है ना ईबे का आइडिया है, तो मैं आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा ये इजी कर देता हूँ, यानी कि बिल्कुल एक नॉर्मल वे में समझा देता हूँ कि जिनको पता है उनको भी थोड़ा सा वो लगे, और जिनको अभी नहीं समझ आ रही उनको 1-2 लेक्चर्स मेरे ख्याल से लगेंगे इस चीज़ को हज़म करने के लिए कि ये अमेज़ॉन क्या है, ई कॉमर्स क्या है और ये सब चीज़ें क्या हैं। और अपने नोट्स ज़रूर तैयार कर लेने हैं कि जो आपकी क्यूरीज हो ना, तो वो हम इंशाल्लाह सेशन एक रखेंगे लाइव, जब भी रखेंगे तो आपने उसमें अपनी क्यूरीज जो हैं वो क्लियर करवा लेनी है। ठीक है, अब जी बात कर लेते हैं, वही अगेन फिर उस पर आ जाते हैं कि आपकी एक दुकान है। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी इसी तरह काम किया जाता है। आप अपनी एक दुकान बनाते हैं, आप अपनी एक शॉप बनाते हैं। ईबे पर भी आप अपनी एक शॉप बनाते हैं। यहाँ पर आप फिजिकली शॉप बनाते हैं। ईबे, अमेज़ॉन पर, शॉपिफाई पर आप डिजिटल शॉप बनाते हैं, यानी ऑनलाइन शॉप बनाते हैं अपनी एक। ये बिल्कुल जो है ना सिंपल, मैं एक वो मिसाल देता होता हूँ। यानी जिस तरह मैं अब लाहौर में हूँ, अगर मैं पैकेजेस मॉल में जो है ना वो अपनी ये एक बहुत बड़ा यानी कि मॉल है, कोई एम्पोरियम मॉल है, बिल्कुल सिंपल सादा मिसाल है, आप लोगों को समझ भी आएगी। तो उसका जो क्राइटेरिया होता है ना शॉप बनाने का, वो ये होता है कि अब मैंने एम्पोरियम मॉल में जो है ना वो शॉप लेनी है। ठीक है, अब मैं जब शॉप लेने वहाँ पर जाऊँगा तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि जी वो मुझे अपनी शॉप दे देंगे कि जी मैं कहूँगा जी मैंने ये चीज़ एक सेल करनी है, तो वो कहेंगे जी आओ बिस्मिल्लाह, मैं आप करें सेल, कोई मसला नहीं है। वो उसकी थोड़ी सी तहकीकात भी करेंगे।
ठीक है, अब वो तहकीकात कैसे करेंगे? अब वो मेरी वेरिफ़िकेशंस करेंगे, ठीक है? क्यों वेरिफ़िकेशंस? अगर मैं एम्पोरियम में जा रहा हूँ शॉप लेने, वो कहेंगे जी अपना आईडी कार्ड दो, ठीक है? अपना जो है ना अपना एड्रेस बताओ, आप कहाँ पे रह रहे हो, ठीक है? अगर आपका कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड है, आप किसी बिज़नेस के नाम से काम करना चाह रहे हैं, तो जी अपने बिज़नेस की डिटेल्स दें, ठीक है? ये मैं अपनी अपनी पाकिस्तान लोकल मार्केट की बात बता रहा हूँ, चाहे वो पैकेजेज़ है, चाहे वो एम्पोरियम मॉल का, तो बाकायदा मुझे पता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो कहेंगे जी अपने बिज़नेस की डिटेल्स दें, अगर आप बिज़नेस पे काम करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो वो फिर उसके अंदर हमें अपनी शॉप जो है वो ओपन करने देंगे जी, ठीक है, क्योंकि वो हमारी सारी वेरिफिकेशंस करेंगे। आप अमेज़न, ईबे, शॉपिफ़ाई को भी एक मॉल समझ लें कि ये एक यहाँ पर जो एम्पोरियम है वो एक फ़िज़िकल मॉल है, और जो यानी कि अमेज़न, ईबे और शॉपिफ़ाई हैं या वॉलमार्ट सेलर सेंटर हैं, ये ऑनलाइन यानी जो है ना वो मॉल्स हैं, समझ लें एक मॉल्स। आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह जब हम ईबे पर शॉप बनाते हैं, तो वो हमसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। वो कहते हैं जी हमें अमेज़न का सिंपल आपको मिसाल देता हूँ। अमेज़न कहता है जी मुझे अपना पासपोर्ट दो। अमेज़न कहता है जी मुझे अपना यूटिलिटी बिल दो, ताकि मैं आपका एड्रेस वेरीफाई कर सकूं। अपने पासपोर्ट की पिक्चर्स हमें दो, ठीक है, वो खींच के भेजो, ताकि हम उनको ऑफिशियल वेबसाइट से हम चेक करें कि आप ऑथेंटिक बंदे हो या नहीं हो। उसके बाद वो हमें जी कहेंगे कि अगर आप बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, यानी कि बिज़नेस के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स दें। इसी तरह जो है ना अमेज़न, ईबे और वॉलमार्ट सेलर सेंटर पर भी सेम काम होता है। वो लोग कहते हैं जी आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस करें, हमें डॉक्यूमेंट्स दें, हम आपका अप्रूव करते हैं, आपको इजाज़त देते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती हैं। 2 चीज़ें ये कि जी अगर आप अब अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो अमेज़न तो इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, और पाकिस्तान के बिज़नेसेस को अमेज़न उस तरह वो प्रायोरिटी नहीं देता, उस तरह अलाउ नहीं करता। तो हमें फिर इंटरनेशनल जाना पड़ेगा, तो हमें अमेरिकन एलएलसी बनवानी एलएलसी अमेरिका में बिज़नेस को कहते हैं एलएलसी। यानी अब आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि एलएलसी क्या होती है। एलएलसी बेसिकली आपका एक बिज़नेस होता है। बिज़नेस मीन्स के आप अमेरिका के अंदर अपना एक बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाते हैं पाकिस्तान से बैठे हुए। तो हम उसको इंटरनेशनली लेकर जाना चाह रहे हैं, यानी हम उसको इंटरनेशनली काम करना चाह रहे हैं। तो जब हम अमेज़न पर काम करेंगे, तो हम एक चीज़ देखेंगे, वो चीज़ ये होगी कि हम वहाँ पर एलएलसी रजिस्टर्ड करवाएँगे। ठीक है, एलएलसी, ठीक है, का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है, यानी आपका कोई यूएस के अंदर बिजनेस रजिस्टर्ड हो रहा है। यूएस को हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। मैं बिल्कुल आप लोगों को डिटेल्स में बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें ना वो मुश्किल ना लगेंगी जी अब यूएस क्या होता है, अब यूएस में ही परेशान हो जाएंगे यूएस क्या होता है। यहाँ पर आप परेशान हो जाएंगे कि जी हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम कैसे अमेरिका के अंदर जो है वो बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसका मतलब तो हमें कोई इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पाकिस्तान में रहते हुए भी अमेरिका के अंदर बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। 1% भी इसके अंदर कोई मसला नहीं है। आप किसी भी स्टेट के अंदर अमेरिका में बिज़नेस वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आपको कोई इशू वाली बात नहीं है उस चीज़ के अंदर। ईबे का भी सेम क्राइटेरिया, मैं आपको भी बेसिक ओवरऑल बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद हम उसके अंदर डिटेल में जाएंगे। आप लोग कहेंगे कि जी अमेज़न की ही बात हो रही है, ईबे की बात ही नहीं हो रही। वो अमेज़न की मैं जस्ट एग्जांपल के ऊपर बात दे रहा हूँ, वैसे ये ईबे का भी सेम क्राइटेरिया है। इसी तरह जो है वो अमेज़न के अंदर भी हमें, अगर हम अमेरिका में काम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमने डॉलर्स में कमाना है, तो हमें उसके लिए एलएलसी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। अब यहाँ पर सवाल आ जाते हैं जी एलएलसी अगर हम रजिस्टर्ड ना करवाएं, तो क्या हम उस पर काम ही नहीं कर सकते? 1% भी ऐसा नहीं है। अगर आप यूएस में बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं भी करवाना चाहते, तो भी आप अमेज़न पर, ईबे पर काम कर सकते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है। शॉपिफाई तो आजकल लोकल मार्केट में भी हो रहा है, शॉपिफाई पर भी आप काम कर सकते हैं। इवन दैट टिकटॉक शॉप पर भी आप काम कर सकते हैं। आप एक जगह काम करते हैं इंडिविजुअली, और एक जगह आप काम कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं जी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के नीचे काम करें, हम एक बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं, तो वो आपकी जो है ना वर्थ अच्छी बनती है। जब एक जगह आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, जब एक जगह आप एक बिजनेस के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपको जो है उसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं।
अमेज़न और ईबे का इनका जो है ना एक एक इनकी पॉलिसी है कि ये बिज़नेस सेलर्स जो है ना वो उनको बहुत ज़्यादा यानी कि सपोर्ट करते हैं कि अगर मैं ईबे पर एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाता हूँ ना तो उसका जो है मुझे नुकसान क्या होगा कि ईबे मेरे उस स्टोर के ऊपर या मेरी उस दुकान के ऊपर लिमिट लगा देगा कि जी आप मेरे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, आपने मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी दुकान खोली है, आप इस दुकान के ऊपर जैसा कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर जो है ना सिर्फ इतनी हद तक यानी आप 100 आइटम्स जो हैं वो पूरे मंथ की बेच सकते हो। 100 से ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन मोस्ट केसेस में वो 100 आइटम्स जो हैं वो आपको देता है कि जी आप पूरे मंथ के अंदर जो है ना वो 100 आइटम्स सिर्फ सेल कर सकते हो और उससे ज़्यादा आप आइटम्स सेल नहीं कर सकते। ऑन दी अदर साइड अगर हम देखें बिज़नेस के ऊपर देखें तो बिज़नेस के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर हम बिज़नेस के अंदर यानी अगर यूएस में एलएलसी रजिस्टर्ड करवा कर काम करते हैं तो हमें यही चीज़ जो है वो हमारी 50,000 जो है ना आइटम्स की हमें लिमिट मिलती है, यानी हम 50,000 प्रोडक्ट्स यानी 50,000 चीज़ें हम पर मंथ ईबे पर सेल कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या डिफरेंस है। और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें यानी सस्पेंशंस के अंदर भी देखा जाए और बहुत ज़्यादा यानी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इंडिविजुअल अकाउंट्स पर लगाई जाती हैं बनिस्बत यानी कि बिज़नेस अकाउंट के। बिज़नेस अकाउंट थोड़ा सा सेफ़ होता है। आपने सिंपल एक ही इसके ऊपर भी काम करना होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी होती है। अमेज़न पर भी वही है, आपने अपनी दुकान खोलनी है, आप या आप अपनी इंडिविजुअल खोल लें, यानी इंडिविजुअल में वो आपसे मांगेगा जी आपका आईडी कार्ड, ठीक है, आपसे मांगेगा जी आपका बिल, वो आपसे मांगेगा जी आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसको नहीं पता आप अपना एक बैंक अकाउंट बनवाते हैं। बैंक अकाउंट बनवाने के बाद आप उसमें थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कोई पैसे निकलवाते हैं, कोई पैसे डलवाते हैं। डलवाने के बाद अपने बैंक जाते हैं, बैंक से कहते हैं जी मुझे अपनी बैंक की स्टेटमेंट दें, वो आपको स्टेटमेंट दे देता है। जिन लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग आती है उनको तो पता ही होगा कि जी आप ऑनलाइन भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी बैंक की ऐप से। तो ये बैंक स्टेटमेंट होती है, वो आपका अकाउंट अप्रूव कर देता है, आप अमेज़न पर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसका एक बिजनेस अकाउंट होता है। पहली चीज़ अमेज़न की जो पॉलिसीज़ में है वो है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब ये तरीक़ेकार है कि जी आप उस पर सेल कैसे करते हैं, इसका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अब ऑनलाइन जब मैंने ये चीज़ करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रोडक्ट की पिक्चर्स लूँगा। पिक्चर्स लेने के बाद मैं इस प्रोडक्ट की डायमेंशंस जो है ना वो लूँगा कि जी ये इस तरह कितना इसका साइज़ है, इस तरह कितना साइज़ है, इस तरह इसका कितना साइज़ है, ये सब चीज़ें लूँगा। उसके बाद मैं जी इसका नाम प्रॉपर लिखूँगा। जिस तरह OLX है उसी तरह जब मैंने OLX पे अगर हमने कोई चीज़ बेचनी होती है हम उसकी पिक्चर्स लेते हैं, लेने के बाद हम उसकी डिटेल्स डालते हैं। डिटेल्स डालने के बाद जी हम उसको प्रॉपर डालने के बाद हर चीज़ उसकी प्राइस मेंशन करके तो हम उसको बेचने के लिए लगा देते हैं। अब यहाँ पर OLX में और ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ये होता है, कस्टमर आता है, यहाँ क्या होता है हमें कस्टमर से मिलना पड़ता है। अगर हम सेलर हैं तो कस्टमर से मिलना पड़ेगा, वो हमें फिजिकल पैसे देगा। अब अमेज़न को वो बंदा पे करेगा। अब अमेज़न के ऊपर आपने शॉप ली हुई है, यानी अमेज़न बीच में मिडल मैन है, ठीक है, वो आपको अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है काम करने के लिए। वो आपसे एक स्पेसिफिक फ़ी चार्ज करेगा। चार्ज करने के बाद यानी अगर 100 रुपये की आपने ये चीज़ बेची है तो वो आपसे FBM के अंदर 15 रुपये जो है वो आपसे चार्ज करेगा और बाकी 85 रुपीज़ जो है वो आपको आपके बैंक में भेज देगा। अब आप तो पाकिस्तान में हैं, आप वहाँ पर उसको कस्टमर को चीज़ कैसे पहुँचाएंगे? उसके लिए लोग जो तरीक़ाकार यूज़ करते हैं वो करते हैं वेयर हाउस की सर्विसेज लेते हैं। आपका वहाँ पर कोई US के अंदर वेयर हाउस होगा, हमारे वेयर हाउस बहुत ज़्यादा लिंक में बंदे हैं। आप वेयर हाउस ढूँढना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको फेसबुक मार्केट प्लेस से भी मिल सकते हैं। आपको बहुत वेयर हाउस ढूँढना, जब आप इस फील्ड में आ जाएंगे तो आपको वेयर हाउस भी मिल जाएगा। मैं इसकी डिटेल में भी आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने बाकी सारी चीज़ें आपको बतानी है तो लेक्चर ये बहुत लंबा हो जाना है और फिर ये फर्स्ट लेक्चर है तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसे अभी भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ये लंबा हो गया है तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखें, लेकिन डिटेल में ताकि आप लोग डिसाइड कर सकें आपको क्या करना है। तो वो अब मैं थोड़ा सा फर्दर इसको लेकर चल रहा हूँ। तो उसके बाद आता है जी अमेज़न होलसेल में ये होता है कि लाइक मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। आप कोलगेट जो है, कोलगेट आप ऑनलाइन सेल करने जाते हैं। अब ये प्रोडक्ट मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ ना, ये तो कोई ब्रांड नहीं है, इसको मैं ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ। जब मैं कोलगेट सेल करने जाऊँगा वहाँ पर तो उसका बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। वो मुझे कहेगा कि जी आप इसकी जो है हमें अप्रूवल दें, यानी हमें ऑथेंटिकेशन लेटर दें कोलगेट की तरफ से
कि हाँ भाई ये हमारा ही बंदा है, कोलगेट का है, कि हाँ इसने कोलगेट का जो पेस्ट है वो हमसे ही बाय किया हुआ है और ये हमसे बाय करके ये इसका लेटर है, ये हमारे सिग्नेचर हैं, इसको हम अप्रूव करते हैं सेल करने के लिए। तो वो होता है होल सेल, यानी आप उसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो गेटेड कैटेगरी में होती हैं। गेटेड अनगेटेड ये भी आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा अभी फर्दर इसको चलने दें, तो ये चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह जब डिटेल में कोर्स इनके स्टार्ट होंगे तो वो आपको बता दी जाएंगी। होल सेल में प्रॉफिट रेशो कम होता है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी लगती है आपकी, लेकिन वो बिल्कुल सेफ़ काम है FBM की निस्बत, क्योंकि FBM भी वैसे सेफ़ काम है, लेकिन अगर US का बंदा कह रहा है हम लोग ट्रिक से करते हैं तो हमारे लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि हम उसकी जहाँ पर हमने थोड़ी सी भी Amazon, eBay, Shopify की पॉलिसीज़ के जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी की है तो वहाँ हम पकड़े गए हैं, वहाँ हमें रिस्क है। तो जब हम अमेज़ॉन का काम कर रहे हैं, US में LLC हमारी बनी है, हम कह रहे हैं जी हम पाकिस्तान में हैं, हम उन्हें कह रहे हैं हम मर्चेंट हैं और हम वहाँ पर शिप करवा रहे हैं FBM में, तो वो तो हम उससे झूठ बोल रहे हैं, हम ट्रिक्स ही लगा रहे हैं, तो वहाँ रिस्क है। लेकिन होल सेल में बेसिकली कोई रिस्क नहीं है, उस अमेज़ॉन को पता होता है कि भाई वो, क्योंकि होल सेल में प्रोडक्ट जो है वो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन हो रही होती है, यानी प्रोडक्ट्स जो है वो कोलगेट होगा वो पहले अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाएगा, वहाँ से आगे कस्टमर्स को अमेज़ॉन खुद ही उनको शिप करेगा, वो उसकी वो सिरदर्दी है। उसके बाद लास्ट आ जाता है जी प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में आप क्या करते हैं, आप ना कोलगेट सेल करते हैं ना आप ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। प्राइवेट लेबल में आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, आप अपनी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी मैं अपनी कोई लेदर की जैकेट बना लूँ जिसको मैं ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ अमेरिका के अंदर, तो वो मैं अमेज़ॉन के ऊपर प्राइवेट लेबल करूँगा और वहाँ पर मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूँगा। उसमें फिर वो आपकी PPC कैंपेन्स चलती हैं, आपकी एड्स चलती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तब जाकर आपका ब्रांड चलता है। अब इसमें आ जाते हैं जी हम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में कि जी हमारी किस चीज़ के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले आप देखें जी, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट की तरफ जाते हैं, यानी अगर आप, एक होता है बिजनेस अकाउंट और एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट। जब आप एक इंडिविजुअल अकाउंट की तरफ जाते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से मैक्सिमम भी होती है 1 लाख रुपए होती है, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट की तरफ आपने प्रोडक्ट्स ख़रीदनी है और उनको बेचना है और उसी तरह उसको मैनेज करना है, वो जो पे आउट आएगा फिर आप उसको दोबारा रोल कर लें, फिर आपका 15 दिन बाद फिर पैसे अमेज़ॉन ने भेजने हैं, फिर आप उसको रोल करते रहें, तो आपकी रोलिंग से चलता रहेगा गुजारा, जिसने अभी स्टार्ट लेना है। फिर आपका जो है, अच्छा मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम भी अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट पे जा रहे हैं तो मैक्सिमम भी आप 5 से 10 लाख रुपए भी जा सकते हैं, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल आप जा सकते हैं। यानी ख्याल इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि फिर आपको शायद शिफ्ट होना चाहिए, अगर आपके पास इतना बजट है तो आपको शिफ्ट होना चाहिए बिजनेस अकाउंट की तरफ। तो बिजनेस अकाउंट की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको LLC रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है, जैसा मैंने आपको बताया, यानी आपको US में एक बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उस बिज़नेस की जो है वो चार्जेस होते हैं मेरे ख्याल से इस वक्त कोई $400 to $500 जो हैं वो फ्लोरिडा की LLC के जो हैं वो प्राइजेस चल रही हैं, तो वो उस आपको वो $400-500 यानी आपका 1-1.5 लाख रुपए जो है वो लगता है वो बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाने के लिए। फिर उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो कम से कम भी, अगर आप FBM करते हैं तो आपके पास $2,000 से $3,000 होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ ये, उसके बाद आ जाती हैं जी FBM का टोटल इन्वेस्टमेंट, इसको टोटल बजट आप 5 लाख में कर लें जी। 5 लाख आपको FBM के लिए चाहिए बिज़नेस के लिए, अगर आप US में इंटरनेशनल मार्केट में अमेज़ॉन पे करना चाहते हैं। फिर आ जाता है जी होलसेल। होलसेल बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी $1,000 से भी स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी वो $2,000 से भी स्टार्ट हो जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर आपने एक अच्छा होलसेल करना है तो वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ना वो $5,000 से स्टार्ट होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी, आपने कोर्स बेचने के लिए तो आपको सब भी कह देंगे जी $1,000 लेके आओ, जो $1,000 में भी हो जाएगा स्टार्ट जो है वो अमेज़ॉन होलसेल। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि $1,000 में या $2,000 में स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, ख्याल की क्या बताए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आपको कम से कम भी $5,000 मिनिमम चाहिए, और एक अगर हैंडसम अमाउंट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो $10,000 है अगर आप होलसेल स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ फिर इसमें आ जाती है कि कोई भी
प्लेटफॉर्म में है, आप सोच समझ के लगाएं। इस तरह की अब और चीज़ें भी आ गई हैं होलसेल के अलावा, क्योंकि होलसेल में अगर आप 1 लाख लगा रहे हैं तो उस पर आर ओ आई कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी अगर आपने 100 रुपये लगाया, उसके ऊपर अगर आप 15 रुपये कमा रहे हैं, यानी आपने 15% आर कमा ली। अगर आर मेरे ख्याल से मैक्सिमम भी जो होगी वो 15% होगी। आजकल वैसे 8 9 10% होलसेल में आर चलती है। फिर आता है ब्रांड लॉन्चिंग। ब्रांड लॉन्चिंग एक बड़ा काम है। कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट $50,000 आपको चाहिए होती है। वो अगर आपके पास है, कोई 1 1.5 करोड़ रुपये आपके पास है, तभी आप अमेजोन पे प्राइवेट लेबल की तरफ जाएं। प्राइवेट लेबल के ऊपर 90% रिस्क है। तो अगर आप 90% रिस्क के साथ चल रहे हैं, तो यानी आपको सबसे पहली बात, आपको जो है आपके पास पेशेंस होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी ब्रांड अगर आप कहेंगे जी 3 4 महीने पैसे लगाने के बाद आप पैसे निकालने की करें, तो वो चीज़ इसमें बहुत अब फिर आपका डूबना ही डूबना है वो चीज़। आपको सबसे पहले पेशेंस रखनी है। सेकंड चीज़, जो आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी होगी ब्रांड लॉन्च करने के लिए, अमेज़ॉन की इन्वेस्टमेंट और हर चीज़ आपको क्लियर कर दी कि जी अगर आप इंडिविजुअल पे काम करते हैं तो 1 लाख 2 लाख से स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस एफबीएम करते हैं तो आपका 5 लाख से स्टार्ट होता है। एफबीए होलसेल करते हैं तो $10,000 से स्टार्ट, $5,000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, वो बनती है मेरे ख्याल से 12 से 13 लाख। उसके बाद आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं तो वो आपका कोई 1 1.5 करोड़ रुपये बनता है इन्वेस्टमेंट। ये फिर आप अपना कोई इंटरनेशनल क्लाइंट भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कोई आपका कोई रिलेटिव है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो भी कर सकता है। ठीक है, कोई आपका यानी कि ये चीज़ें यूँ मैनेज हो सकती हैं। अब आ जाते हैं जी ईबे की तरफ। अब ईबे जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी भी है और बिल्कुल डिफरेंट है। ईबे में अगर हम यूएस में काम कर रहे हैं तो ईबे में मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप यूके मार्केट को ज़्यादा टारगेट करें बनिस्बत यूएस के। यूएस मार्केट में भी, क्योंकि अगर एक न्यू स्टूडेंट है वो यूके मार्केट में अगर स्टार्ट करता है, तो यूके मार्केट में स्टार्ट करने के लिए उसको कोई बहुत ज़्यादा बजट नहीं चाहिए। उसकी एल टी डी यानी जिस तरह LLC यूएस में होती है, यूके के अंदर यानी इंग्लैंड वगैरह आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि शायद उस चीज़ से आइडिया हो जाए। यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है वो आपकी जो है बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड होने में सिर्फ़ और सिर्फ £12 लगते हैं। तो मेरे ख़्याल से मैक्सिमम भी जो आपका ख़र्चा आ जाएगा, एड्रेस लेने के बाद, नंबर लेने के बाद, अकाउंट बनवाने तक के सफ़र तक, आपका मेरे ख़्याल से मैक्सिमम भी ₹50,000 खर्चा आएगा। तो ये कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो 50,000 यानी आप ईबे का काम मेरी नज़र में स्टार्ट कर सकते हैं 2 से 3 लाख रुपए में। और ईबे का काम में आप ये जब पूछेंगे जी आप क्या प्रेफर करते हैं, तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप ईबे करें। ईबे के अंदर डेली पे आउट होता है। ईबे आपको अमेज़ॉन की तरह 15 दिन तक नहीं लटका कर रखता। और ईबे की जो लाइफ साइकिल है, चाहे वो वीए की है, वीए मीन्स वर्चुअल असिस्टेंट, यानी चाहे वो वीए की लाइफ साइकिल है या किसी और की लाइफ साइकिल, यानी आप ख़ुद के बिज़नेस की लाइफ साइकिल है, वो बहुत लंबी है बनिस्बत अमेज़ॉन के एफबीएम के। ईबे के अकाउंट्स 5 5 साल भी चल जाते होते हैं। अमेज़ॉन का अकाउंट अगर आप, क्योंकि वो पॉलिसी की जब आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो मैक्सिमम भी मेरे ख्याल से 8 से 9 मंथ वो चलेगा। तो मैं इस वजह से एफबीएम तो लोगों को प्रेफर ही नहीं करता। मैं कहता हूँ अगर अमेज़ॉन पे करना है तो या अपना ब्रांड लॉन्च करो या आप एफबीए होलसेल करो। ईबे पे मैं एफबीएम का भी कहता हूँ और ड्रॉप शिपिंग का भी कहता हूँ। ड्रॉप शिपिंग भी करो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो बस थोड़ी सी ट्रिक्स से करो। वो ट्रिक्स हैं, वो एक्सपीरियंस जब आपको होगा, वो या मेरे साथ आप अंगेज रहेंगे तो मैं आपको वो भी दूंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईबे से ही अर्निंग बहुत अच्छी कर चुका हूँ इस वक्त तक। ईबे आपका 2 से 3 लाख में स्टार्ट हो जाता है। जहां आपका अमेज़ॉन 5 लाख रुपए में एफबीएम स्टार्ट हो रहा है, वहाँ ईबे आपका 2 से 3 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में आपका ईबे स्टार्ट हो जाता है। जिसमें अगर अमेज़ॉन की आपकी साइकिल है तकरीबन 8 मंथ की, तो ईबे की साइकिल अगर आप चलाना चाहें तो आपका 5 साल भी चल सकता है अगर आप अच्छे तरीके से चलाएं। फिर आ जाता है जी शॉपिफाई। इसी तरह जिस तरह मैंने ईबे का आपको एक शॉर्ट डिटेल में बताया, इसी तरह मैं आपको शॉपिफाई का भी बता देता हूँ। शॉपिफाई इस वक्त बहुत सारे लोग हैं। शॉपिफाई सबसे पहले एक होता है इंटरनेशनल मार्केट, एक होता है लोकल मार्केट। अभी आप लोगों ने मुझे प्रेफर करना है कि आप इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी आपको एलएलसी रिक्वायर्ड है, यानी आपका कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए इंटरनेशनल मार्केट में 1.5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया कि आपके एलएलसी पर लगने हैं। उसके बाद जो हैं उसके और थोड़े से पंगे कर करा के उसकी एड्स चलनी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी शॉपिफाई अच्छा है।
तो उसका भी बजट आप लगा लें कम से कम। वाइट लेबल का उसका बजट आपका है कम से कम 10 लाख रुपए वाइट लेबल का। यानी जिस तरह FBM बताया, सेम FBM का बजट शॉपिफाई के ऊपर 10 लाख रुपए है इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तानी मार्केट में अगर आप वाइट लेबल करना चाहते हैं, जिस तरह ये आजकल जितने भी ये इन्फ्लुएंसर्स चले हुए हैं वो जो कह रहे हैं जी हमने आपको करवाना है शॉपिफाई 50,000 में भी करवा देते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन वो 50,000 से फिर आपने अगर 80,000 रुपये, यानी टोटल 50,000 को आपने 70 से 80,000 रुपये कमाना है, तो वो तो आप 9 to 5 जॉब करके ही कम से कम 40-50,000 कमा लो, वो इतना खपने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपका अच्छा वाइट लेबल शॉपिफाई के ऊपर 2 से 3 लाख में स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्राइवेट लेबल है वो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्राइवेट लेबल जिस तरह अमेज़ॉन का प्राइवेट लेबल बताया, उसी तरह शॉपिफाई का भी ब्रांड लॉन्च होता है। वो आप परफ्यूम का कर लें, कपड़ों का कर लें, शूज़ का कर लें, टी शर्ट्स का कर लें, वॉचेस का कर लें, किसी भी चीज़ का जो है ना कैटेगरी में कर लें, वो आप मेरे साथ एंगेज होंगे तो वो आपको बताया जाएगा जी प्राइवेट लेबल भी अच्छी चीज़ है। वाइट लेबल की निस्बत प्राइवेट लेबल शॉपिफाई का लोकल मार्केट में बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वाइट लेबल की लाइफ अब मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुकी है। जो आप लोग कोर्स करवा भी रहे थे वो भी अब पीछे होते जा रहे हैं, आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा। तो प्राइवेट लेबल की अभी लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा है मेरी मेरी नज़र में जो है ना शॉपिफाई लोकल मार्केट में। उसके बाद यही चीज़ है कि जी यानी अगर आप उसको सिंपल शॉपिफाई को लें तो जी वो वाइट लेबल 2 से 3 लाख, और प्राइवेट लेबल यानी आपका ब्रांड लॉन्च होता है 10 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम नहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट। देन हम आ जाते हैं वॉलमार्ट की तरफ। वॉलमार्ट का सेम प्रोसेस है, वही यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया अमेज़ॉन का, लेकिन इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। यानी कि अगर कोई बिग फिश है ना बंदा, वो वॉलमार्ट का काम कर सकता है और उतना ही अच्छा अर्न भी कर सकता है। मैं इन सब कामों से सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ वॉलमार्ट को, लेकिन वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल को। वॉलमार्ट की जो है इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी हाई है, यानी उसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपके पास कम से कम भी जो है ना $30,000 तो होना चाहिए, 25 से $30,000 होना चाहिए, क्योंकि उसका अकाउंट आपको लेना पड़ता है, फिर उसके अंदर भी चीज़ें होती हैं मैनेज, तो वो बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो वो जब आप में से कोई स्टूडेंट मेरे साथ फिजिकल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, जब आप मेरे पास आएंगे ऑफिस, तो मैं आपको उसकी डिटेल में प्रॉपर बताऊंगा। उसके कोर्सेज भी इंशाल्लाह साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन वो मुझे लगता है पर्सनली अगर वो आप लोग ही बताएंगे, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं जी हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके भी हम जो है वो सेशन स्टार्ट कर देंगे, उसका मसला नहीं है, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे साथ। लेकिन जितना अच्छा वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल इस वक्त ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर है, आपको कोई भी वॉलमार्ट का बंदा नहीं मिलेगा। आप में से किसी ने शायद वॉलमार्ट सेलर सेंटर का नाम भी ना सुना हो। उतना मुझे ईबे भी नहीं लगता उतना अच्छा। क्यों नहीं लगता? ईबे पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन एक सर्कल के अंदर रह कर सकते हैं। यानी आप मंथली कमा रहे हैं कोई 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए इनफ है। वॉलमार्ट पे आप कमाते हैं करोड़ों में। मेरी बात ये आज जो है ना अपनी, ये मेरे वर्ड्स मार्क कर लें, अगर आप वॉलमार्ट पे काम करते हैं तो आप करोड़ों में कमाएंगे। ये मेरे वर्ड्स मार्क कर लें अपने, क्योंकि उस पर इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह है। वो एक जो है ना प्रॉपर बिजनेस है, वो एक अच्छा बिजनेस है जो इस वक्त चल रहा है। तो वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल भी बहुत अच्छा एक बिज़नेस है, उस पर भी जो है वो मूव ऑन किया जा सकता है। जो जो लोग आप में से करना चाहते हैं वो बिल्कुल कांटेक्ट भी करें और उनके साथ चला भी जा सकता है। और अगर आप कहते हैं जी हमें वैसे ही क्लासेस दें, तो अगर कोई इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उनको वैसे भी क्लासेस दी जा सकती हैं। फिर वही एक लास्ट आ गया जी टिकटॉक शॉप, उसका भी वही सेम प्रोसेस है। टिकटॉक शॉप अभी इस वक्त मार्केट में न्यू आई है, उसका भी इतना ट्रेंड जो है वो लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन ये है कि सून इंशाल्लाह वो बढ़ती जाएगी। हमारी अभी टीम उस पर काम कर रही है, 1-1.5 साल हो गए हैं हमें उस पर भी वर्किंग करते हुए। सेम ईबे वाला उसका प्रोसेस है, ठीक है, बस उसके पे आउट्स थोड़े से 15 दिन बाद आते हैं, लेकिन उसका बाकी सेम प्रोसेस ईबे वाला है। उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट कम से कम 2-3 हर काम में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख रुपए तो चाहिए, चाहे वो ईबे है, शॉपिफाई है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई यूएस में इंटरनेशनल क्लाइंट है, यूके में इंटरनेशनल क्लाइंट है, कनाडा में इंटरनेशनल क्लाइंट है, उनकी इन्वेस्टमेंट की करवाई जा सकती है। यूके यूएस के बंदों के तो अकाउंट्स भी बनवाए जा सकते हैं। तो अगर कोई पाकिस्तानी इस तरह का बंदा है जो आपके रिलेटिव्स में हो, जो आपको कहता है जी मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मुझे बिज़नेस मॉडल बताओ, तो उनके साथ भी आप चल सकते हैं।
और हम भी उनके साथ यानी आप अगर कहते हैं तो हम एक प्रॉपर कम्युनिटी बनाकर उनके साथ चल सकते हैं। तो जी ये आज का लेक्चर था। इसमें मैंने आपको सारे जो हैं वो यानी कि बता दिए हैं कि जी इन इन चीज़ों की ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये ई कॉमर्स का आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी करवा दिया है कि बेसिकली ई कॉमर्स होता क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको खुल कर बता दी हैं आज। तो आज जो है इंशाल्लाह हम कल कल या परसों के अंदर हम एक प्रॉपर एक ज़ूम पर सेशन रखेंगे या हम एक ऑनलाइन इस तरह जिसमें आप ये सारी बातें अपने लेक्चर के दौरान जो है वो अपनी नोट डाउन कर लीजिएगा, तो हम उनकी प्रॉपर क्यूरीज़ बनाकर जो है वो आपकी प्रॉपर वो हम उनको सॉल्व करेंगे जो भी आपके मसले मसाइल होंगे। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो भी आप लोग डिसाइड करेंगे फिर उसकी हम टाइमिंग रख लेंगे, उस तरह हम उनके प्रॉपर क्लासेस वगैरह उसकी स्टार्ट कर देंगे। हर जो सेशन होगा वो मैक्सिमम भी 10 दिन का होगा, यानी 10 क्लासेस होंगी उसके अंदर। यानी आज अगर मैंने अभी ये एक यानी एक लेक्चर दिया तो उसके 3 से 4 दिन बाद फिर ईबे का लेक्चर आएगा। उस दौरान आपने ईबे की प्रैक्टिस करनी है। फिर उस लेक्चर के बाद हमारा प्रॉपर एक सेशन होगा वही ज़ूम का, जो आपकी क्यूरीज़ होंगी वो क्लियर हो जाएँगी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं एक नए लेक्चर के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोग ना इस चैनल को जो है वो ये अभी मैंने बिल्कुल न्यू बनाया है, तो इसको आपने सब्सक्राइब लाज़मी कर लेना है। और जिसकी कोई क्यूरीज़ हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, तो इसके ऊपर आप लोग बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर हम इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।